हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट हम लोग पहुंच गए, जो कि अब हम लोग देखने वाले न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ प्रपोजल कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल में बनाई जाएगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट में होता है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक टेम्प्रेरी बॉडी आपको देखने को मिलता है, जो कि हर राज्य में नहीं होते हैं। तो एक बार अगर काउंसिल सेटअप हो गया तो वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे 7th इंडियन स्टेट बन जाएंगे, जिनके पास बाई कैमरल सिस्टम है। कहने का मतलब है कि दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी है। तो अब तक हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ पे 7th हो जाएगा। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? इट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो कब अलग हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और कौन सी आर्टिकल थी जिसके तहत इसको अलग किया गया है, यानी कि हमारे देश में जो राज्यों से यहाँ पे बाउंड्री अलग होकर दूसरे नए राज्य फॉर्म होते, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल टू फोर्थ आर्टिकल। तो अब आपको ये बताना है कि हमारे संविधान में ये कहाँ है। ठीक है, तो कौन कौन से 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। अगर हम लोग देखें हमारे संविधान में आर्टिकल 169 है, जिसमें कि पार्लियामेंट के पास तो इसके बाद देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली के बीच में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सेंटर में देखते हो कि लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती है, वही डिफरेंस आपको जो है कुछ लमसम सिमिलर देखने को मिलेगा। सो मीनिंग अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने का मतलब है कि अपर हाउस, ठीक है, वो भी इंडियन स्टेट का, जहाँ पे मेंबर्स जो है वो पार्टली इलेक्ट होके आते हैं, यानी कि आधा आधा वो इलेक्ट होते हैं और आधा नॉमिनेट होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूँ, जिसे कि स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस कहते हैं, जहाँ पे मेंबर्स जो है पूरी तरीके से लोगों के द्वारा चुन के ही जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए जनरल इलेक्शन होता है। साथ ही अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम चेयरमैन होते हैं, जैसे राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पीकर होते हैं, जैसे कि आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी। मिनिमम एज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स है, जो कि आपका सेम है जैसे लोकसभा में, और 30 ईयर्स है, जो कि जैसे आपका सेम है जैसे राज्यसभा में। स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे 500 होना चाहिए और मिनिमम 60, यानी कि 500 यहाँ पे एमएलएज होना चाहिए और मिनिमम 60 जो है एमएलए होना चाहिए। एमएलसी की बात करूँ तो 1/3 होना चाहिए। जितना टोटल आपका यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 400 है और 1/3 होना चाहिए टोटल असेंबली का। ठीक है, ये आपका जो है ये मैक्सिमम फिक्स किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और मिनिमम कितना है? 40। तो 40 है यहाँ पे काउंसिल के लिए और असेंबली के लिए है 60। मनी बिल अगर देखें तो मनी बिल जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपका राज्यसभा में, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि 14 दिन सिर्फ राज्यसभा में रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका काउंसिल में देखोगे तो यहाँ पे भी पावर नहीं है कि इसको इंट्रोड्यूस कर सके और अमेंड कर सके या रिजेक्ट कर सके। बजट की बात करें तो बजट में आपका वोट ऑन डिमांड जो है वो एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज है किसका? असेंबली का। यानी कि यहाँ पे वोट करते हैं जितने भी डिमांड्स को लेकर, या फिर आप लोग देखो बजट यहाँ पे डिस्कशन होती है असेंबली में, तो उसके लिए जो भी सहमत होते हैं वो उसके बाद इसमें वोट ऑन डिमांड होता है। बट यहाँ पे आप लोग देखो कि काउंसिल में डिस्कस कर सकते हैं, बट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट के लिए नहीं होता है। यानी कि जो ग्रांट वगैरह दिए जाते हैं डिफरेंट जगह डिफरेंट स्कीम के लिए, तो वो चीज़ों के लिए यहाँ पे वोट ऑन डिमांड नहीं होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो असेंबली की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं यहाँ पे इस असेंबली के उस स्टेट के, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी और दिल्ली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन। तो ये कहाँ हुआ है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे मालिक कोटला, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फॉर्म किया गया है, जिससे कि पंजाब में अब टोटल जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं वो 23 हो गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कि कैसे होता है। जो पावर है नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का, या फिर स्टेट के अंदर ही यहाँ पे आपका एबॉलिश करने का, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी यहाँ पे जितने हैं उसमें से आपका एबॉलिश करने का, तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के तहत तो ये आपका किया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और स्टेट असेंबली के द्वारा। वहीं अगर स्टेट ये चाहे कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दे, जैसे आप देखते हो कि इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया,
तो ये सारा काम जो होता है, या फिर रेलवे स्टेशन का भी नाम कई बार बदला गया है, तो इसमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है यहाँ पे नंबर ऑफ़ अदर मिनिस्टर से और एजेंसीज से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गए। तो इन सब से यहाँ पे जो है एक आप देखो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि इन सारे लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है अगर किसी राज्य का यहाँ पे नाम बदल रहा है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि ये पूरी किसकी अंडर में है। कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट अगर फॉर्म करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सिलेक्शन ऑफ सीबीआई चीफ की बात करें तो रिसेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया गया, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि न्यू डायरेक्टर जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको सेलेक्ट कर सके। इस पैनल में 2 और मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि पहले तो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे एंड सेकंड वन इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीबीआई इन्वेस्टिगेट्स करते बहुत ही सीवियर केसेस जो आप देखते हो, तो सीबीआई को ये हक भी है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में या फिर पर्टिकुलर प्लेस में ही वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में कहीं पे भी बहुत बड़ी बड़ी केस होती है तो उसमें आप देखते हो कि लास्टली वो केस अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो सीबीआई के हाथ में दे देते हैं। तो सीबीआई को हर एक जगह यहाँ पे मंजूरी है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया के बेसिस पे ये काम करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर आते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये ध्यान रखिएगा, सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीबीआई किस कानून के तहत काम करते हैं, तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, इसके तहत जो है सीबीआई काम करते हैं। इनके पावर फंक्शन सब कुछ इसी कानून के तहत ये डिसाइड होता है। ओके, तो सीबीआई के चीफ कैसे ये सेलेक्ट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक कमेटी बनती है, उस कमेटी को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो ये लोकसभा के लीडर होते हैं, लेकिन वही आप देखो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। क्योंकि इतने बड़े पोस्ट के अगर चीफ को, क्योंकि सीबीआई के चीफ जो होते हैं वो सबसे बड़े आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस के हेड माने जाते हैं। बहुत सारे आईपीएस जो है वही डायरेक्ट आप देखो कि वो वही जाकर चीफ बनते हैं, बहुत सारे आईपीएस जो होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एम्पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप, ये क्या बातें की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिनके द्वारा एक नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया गया है 2009 के रूल से, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, जिसमें यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है, यानी कि 3 देशों से जो नॉन मुस्लिम है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और साथ ही जो 13 डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में, तो उनको भी यहाँ पे हक दिया गया है कि आप लोग इंडियन सिटीजनशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम कहने का मतलब है कि मुस्लिम के अलावा जैसे और भी अगर कोई धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसीस हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो उन सबको यहाँ पे अधिकार है कि आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 देश के हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, बाकी ये सारे जो यहाँ पे आपको नॉन मुस्लिम देखने को मिलेंगे वो माइनॉरिटी में है। तो इसलिए ये चीज़ लाया गया है कि नॉन मुस्लिम को यहाँ पे सिटीजनशिप देने का अधिकार है। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में आप देखो कि इससे क्या होगा कि जो लीगल माइग्रेंट है, जो बहुत सारे माइग्रेंट आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से हमारे देश में आते हैं, तो उनको इंटर किया जाता है। वो कैसे इंटर होते हैं, तो पासपोर्ट वीज़ा के बेसिस पे होते हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल पाएगा, यानी कि सिटीजनशिप के सेक्शन 5 के तहत, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं, नागरिकता का अधिकार उनको मिल पाएगा। साथ ही सेक्शन 6 है जिसको कि नेचुरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बाय बर्थ से यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिटीजनशिप का अधिकार मिलेगा। और ये कानून कौन सा है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये बातें की जा रही है। सिटीजनशिप क्या है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो पीरियडिकली डेलीगेट्स करते हैं ये पावर, यानी कि टाइम टू टाइम जो है वो स्टेट को भी ये पावर देते थ्रू गस्टेड नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे इसी कानून के सेक्शन 16 में रखा गया है। ये जो कानून है यहाँ पे क्या है कि आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं बाय बर्थ, विच इज़ डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 3 डिसेंट, जो कि आपका सेक्शन 4 में आता है, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। सो दीज आर द 4 एरियाज और 4 यहाँ पे आपका कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप एक्विजिशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आप बाय बर्थ, अब अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, बाय डिसेंट अगर आपके माता पिता कोई भी भारतीय है, या फिर रजिस्ट्रेशन करा के भी कर सकते हैं, या फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये 4 प्रोसेस है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था उसमें 3 तरीका ये भी दिया गया था कि अगर आप इंडिया की जो नागरिकता है उसको ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म कर सकते हैं रेनंसिएशन करके, यानी कि खुद ही छोड़कर दूसरे कंट्री में जाइए, वहाँ की आप सिटीजनशिप ले लीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही टर्मिनेट करके, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन आपने कराई है तो उसको टर्मिनेट भी आप करा सकते हो कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप जो है इंडिया के नो मोर लॉन्ग जो है
यहाँ के सिटीजनशिप कहलाना चाहते हैं, या डिप्रिवेशन करके कुछ ऐसा भी होता है ना कि आप जो है भारतीय नागरिकता होने के भारतीय नागरिकता होने के इनका जो है आप इसके बावजूद अगर आप इंडिया का कहीं बहिष्कार कर रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट में कहीं नारा लगा रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट में कहीं स्लोगन दे रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आपको आपसे नागरिकता छीन ली जाती है। तो ये 3 प्रोसेस है, याद रखिएगा। 4 प्रोसेस है आपको भारत की नागरिकता मिलने के लिए और 3 प्रोसेस है आपसे छीनने के लिए, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, जो इस बार आपका 2020 में अमेंड हुआ था तो उससे रिलेटेड नहीं है। ये चीज़ें हमारी 1955 की ही कानून के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, अगर आपको यूपीएससी से क्वेश्चन अगर आपसे पूछना होगा ना, यूपीएससी को आपसे क्वेश्चन, तो यूपीएससी कभी आपसे 2020 के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगी। 2020 से रिलेटेड आपको मेंस में देखने को मिलेगा कि हाँ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, इंडिया के बाहर। केरल ऐसा पहला स्टेट है जो कि इसको मान्यता दिया है इस कानून को, बाकी स्टेट इसको मान्यता नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या प्रॉस है, क्या कौन से, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका मेन्स में बनेगा। बट वॉट अबाउट प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में जो है ना यूपीएससी आपको इसी कानून से क्वेश्चन पूछेगी। ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको नेचर डिमांड एग्ज़ाम का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। ये चाहता है कि आप जो है अभी जो कानून का प्रॉब्लम चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप थोड़ा पहले जाकर 1955 का पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो तो जवाब दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यही सोचोगे ये तो पुराना हो गया, अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर्स। बट नो, करंट अफेयर्स का पार्ट भी यही है, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को भी ये चीज़ें समझनी होगी, इसकी सारी जो प्रोविजंस है उसको याद कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो बेनिफिट अवेलेबल है एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो सिर्फ यहाँ पे वैसे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है जिनका बिल्डअप फ्लोर एरिया से 1 लाख स्क्वायर मीटर है, बट यहाँ पे एक्सक्लूशन एग्जीबिशन स्पेस भी रखा गया है, कन्वेंशन स्पेस भी है, और दोनों कंबाइन करके भी हो सकता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखते हो कि जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर म्यूज़ियम वगैरह बनाया गया या फिर कोई भी तरीके का आपका रेलवे ब्रिजेस बनाए गए, हाईवेज बनाए गए, तो इसमें क्या होता है एग्जीबिशन स्पेस भी होना चाहिए, लेकिन ये सब एक्सक्लूजन करके रखा गया है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इससे इंडस्ट्रीज़ को जो है ना सस्ते से सस्ते फॉरेन करेंसी फंडिंग मिल जाती है, वो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग रूट से। बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो कि जिसकी फंडिंग हम लोग अपने देश में नहीं करते, कुछ परसेंट तो कर लेते 10-20%, लेकिन बाकी जो उनका खर्चा होता है वो हम लोग बाहर से जो है बोरो करके करते हैं। सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे क्रेडिट लेते हैं जितना कॉम्पिटिटिव रेट होता है, या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ये क्रेडिट ले लेते हैं कि लंबे समय तक का जो है आपको चुकाना होगा, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो नो लॉन्गर इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक, यानी कि यहाँ पे आज की भी डेट में आप देखो कि जो टैक्स ब्रेक है, यानी कि जो टैक्स लगता है ना, वो अभी भी आप देखो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही नेक्स्ट आते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि सेकेंड कोविड वेव को कैसे टैकल किया जाएगा, उसके लिए कुछ मेजर्स। तो आरबीआई की असेसमेंट जो है करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, बहुत स्लोली। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आज भी रेजिलिएंट है। यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जो स्टॉक है वो आज भी आप देखो, जिससे कि फूड सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट कोविड से आप लेकर सेकंड कोविड चला गया तो भी आप देख रहे हो कि हमारे देश में खाने की कमी नहीं हुई है, फूड ग्रेन्स आपको आज की भी डेट में मिल रहा है। लोकलाइज्ड और टारगेटेड जो कंटेनमेंट मेजर्स है, यहाँ पे बिजनेस और हाउस होल्ड को अडाप्ट किया गया है कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी इफेक्ट देखने को मिल रही है कि वो एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट हो जाएगा लास्ट ईयर में, इस साल के लास्ट ईयर में जो है सारी चीज़ें मॉडरेट हो जाएगी, ये चीज़ें कही गई है। की मेजर्स क्या क्या अनाउंस किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा जो लेंडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। स्पेशली जो छोटे छोटे बिजनेस है और जो हमारे यहाँ की एमएसएमई सेक्टर्स है, यानी कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस है, इनके लिए कुछ यहाँ पे जो लेंडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है, जिस बेसिस पे ये जो लोन वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए ईज़ कर दिया गया है। लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो 50,000 करोड़ तक का रखा गया है, जिससे कि ईज़ एक्सेस हो सके। मान लीजिए कि किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना है, अचानक से आपने देखा कि मई मंथ में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। अचानक से जो है हमारे यहाँ डेथ रेट और जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की जो नीड थी, हॉस्पिटल में जो बेड की नीड थी, लोगों की नीड थी, ये सब कुछ बढ़ते जा रही थी। तो उस हिसाब से अगर इमरजेंसी हेल्थ सर्विस की ज़रूरत होगा तो यहाँ पे 50,000 करोड़ तक का रखा गया है। साथ ही
प्रायोरिटी लेंडिंग फैसिलिटी भी है, PLI इसे बोलते हैं, लेकिन PLF में आप देखो कि यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर के लिए प्रायोरिटी लेंडिंग फैसिलिटी है। अगर किसी भी कंपनी को वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर यहाँ पे लोन लेने की ज़रूरत है तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है बैंकों से लोन मिलेगा। साथ ही स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रखा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, अच्छा आपको दो डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेटीएम बैंक, इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पेशल लॉन्ग टर्म जो रेपो ऑपरेशन है वो रखा गया है कि लंबे समय तक के लिए यहाँ पे जो है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, जो कि माइक्रो और अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो यहाँ पे लोन देते हैं उनके लिए यहाँ पे ईज़ कर दिया गया है। पहले आप देखो कि स्केड्यूल बैंक्स जो है उनको अलाउ किया गया था कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है न्यू MSME बोरोवर को, वो भी उनके कैश रिजर्व्स रेशियो के कैलकुलेशन पे तो उसको डिडक्ट किया जाए। इट मीन्स कि आप देखो कि कैश रिजर्व्स रेशियो क्या होता है। मान लीजिए बैंक के पास टोटल 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में से 3% यानी कि 3 रुपीज़ जो है इनको RBI, हर बैंक को RBI के साथ अपना डिपॉजिट करके रखना होता है रिजर्व में, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन केस अगर इमरजेंसी आ जाए या फिर बैंक डूबने लगे, बैंकों के पास पैसा ना हो, तो एटलीस्ट ये सारे जो यहाँ पे आपका CRR 3% मेंटेन करके रखते हैं। फिर उसके बाद SLR जो है 19% यहाँ पे रखना पड़ता है। जो CRR रखते हैं ना तो वो कैश के फॉर्म में रिजर्व रखते हैं, ओके 3% कैश, बट SLR जो रखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो 19% रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके किसी भी फॉर्म में वो रख सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि CRR के कैलकुलेशन से यहाँ पे न्यू MSME बोरोवर्स को यहाँ पे जो क्रेडिट दिया जा रहा था उसको डिडक्ट किया गया था पहले ही, यानी कि ये आपका रखा गया था पहले, लेकिन अब इसको जो है इस साल के एंड तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है। रैशनलाइजेशन किया गया है, यानी कि जो KYC कंप्लाइंसेस है, जब आप बैंक में जाते हो और कोई भी आपको काम करना होता है तो आप नो योर कस्टमर फॉर्म फिलअप करते हो, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप KYC नॉर्म्स को पूरा कीजिए तभी आप बैंकों से कोई फैसिलिटी ले सकते हो, इसमें भी थोड़ा ईज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया कि पर्सनल गारंटर्स लेबल फॉर द कॉर्पोरेट डेट, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट की जो 2019 की नोटिफिकेशन है इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी केस के अंदर, तो ये बातें कही गई है कि जो नोटिफिकेशन है वो लेंडर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करे। इट मीन्स कि जिनकी भी यहाँ पे कंपनी दिवालिया हो गई है, जो भी कंपनी अपने डेट में कर्ज में डूब चुके हैं, तो वो अपनी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में, जो कि यूजुअली प्रमोटर होते बिग बिजनेस का। आप देखते हो कि बहुत सारे कंपनी इसको प्रमोट करने वाले भी प्रमोटर होते, तो उनके यहाँ पे जो है वो पर्सनल गारंटर भी होते, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे इंसॉल्वेंसी इनिशिएट किया जा सकता है। अलॉन्ग विद द स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जितना भी इनका डेट है, कर्ज है, उसके साथ जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होना चाहिए। नाउ जो गारंटर है उनको यहाँ पे पेमेंट, यानी कि जितना भी यहाँ पे कर्ज है उनका पेमेंट को अरेंज करना होगा और क्रेडिटर बैंक को यहाँ पे देना होगा, जो भी बैंक है उनको क्रेडिट करना होगा। इससे क्या होगा कि बैंक की जो रिकवरी एफर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो पाएगी। और साथ ही साथ जो बैड लोन्स आज के डेट में देखने को मिल रहा है, बैड लोन्स कहने का मतलब है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये सारे जो नाम है वो एक ही टर्म के लिए है। इट मीन्स कि लोग लोन ले लेते हैं बट उनकी बिजनेस अगर सही नहीं चल पाई या फिर डिफ़ॉल्ट भी कर जाते हैं और वो लोन को रीपेमेंट नहीं करते, तो इससे अल्टीमेटली किसको लॉस होता है? बैंकों को लॉस होता है। तो बैंकों का NPA रेशियो बढ़ते जा रहा है, बैड लोन की जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो बढ़ते जा रही है। तो एटलीस्ट यहाँ पे बैड लोन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो पाएगा। इससे क्या हो पाएगा? ये चीज़ें जो रखी गई है कि जो गारंटर है उस कंपनी के, वो गारंटर को यहाँ पे पे करना है, जो भी डेट है उसको पे करना है, ठीक है। और जो एसेट का वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा फॉर बैंक्स। तो ये एक बात है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे डूब रही है, कोई कंपनी के मालिक है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, इट मीन्स कि उनकी बिजनेस इतनी नहीं चल रही है जितना उन्होंने बैंक से लोन लिया था, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बैंक के लोन को फिर से रीपेमेंट कर सके, तो जो कंपनी के गारंटर होते हैं उनको यहाँ पे जो डेट का पेमेंट करना है वो अब इसको अरेंज करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करके। फिर क्या करेंगे कि जो बैंक से जितना लोन लिए हैं एटलीस्ट उतने लोन को या फिर जो बेसिक अमाउंट प्रिंसिपल है उनको वो वापस से पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कोविड-19 रिलीफ मेजर अंडर वेरियस स्कीम। तो देखते हैं कि क्या क्या स्कीम में रखा गया है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको एक्सपेंड किया गया है। एंड व्हाट इज़ दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? देखिए ये बातें क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी यानी कि इमरजेंसी, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहेगा, पैसे की नीड होगी, तब यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा और एकदम गारंटी है, यानी कि ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है इसमें 100% जो गारंटी कवरेज है वो बैंकों का होगा, NBFC का होगा, नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का और अदर लेंडर्स का होगा।
होगा जितने भी यहाँ पे लोन वगैरह देंगे कि वो यहाँ पे MSME जितने भी यहाँ पे कोविड-19 के कारण जो MSME है, अगर छोटे बिजनेस भी यहाँ पे अगर हिट हुए हैं तो उनको यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 100% जो फंड है उनको मिलेगा, मतलब कि उनको पैसे मिलेंगे अगर इस तरीके के बिजनेस को अगर कहीं पे भी हिट हुआ है। देखिए MSME पे बहुत ज़्यादा सरकार जो है हमेशा फोकस करती है। वाई, क्यों इतना MSME पे फोकस करती है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि MSME हमारे देश में 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। MSME हमारे यहाँ 30% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। MSME 30% से ज़्यादा हमारे GDP पे कंट्रीब्यूट करता है। MSME से हमारे यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये एरिया आप देखते हो कि बहुत वास्ट एरिया हमारे देश का ये कवर करता है MSME। तो अगर कोविड-19 से बहुत सारे MSME में, यानी कि जो छोटे मंझले लघु उद्योग जो होते हैं, बिज़नेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिट हो गए हैं क्योंकि कोई चीज़ चल नहीं रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी वर्कर्स को यहाँ पे घाटा हो पा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसा ना हो और MSME सेक्टर्स अच्छे से काम करते रहे, उनके लिए उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम मिली है कि इसके थ्रू जितना भी क्रेडिट दिया जाएगा ना, ज़रूरत नहीं है कि वापस जाकर ये MSME इसको रीपे करेंगे। 100% जो पेमेंट किया जाएगा वो यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इसके अंदर देखो 100% जो गारंटी कवरेज है वो यहाँ पे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है और कितना लोन दिया जाएगा, तो 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा जो भी एलिजिबल MSME है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी MSME मुंह उठा के चले जाए और लोन का डिमांड करने लगे तो उनको नहीं मिलेगा। एक्चुअली उनका थोड़ा बैलेंस शीट वगैरह देखा जाएगा, उनका प्रीवियस वर्क देखा जाएगा कि उसमें अगर वो वैसी बिज़नेस अगर डूबती है, वैसी बिज़नेस अगर घाटे में चलती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है 3 लाख करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन यहाँ पे MSME सेक्टर्स को दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मुद्रा बोरोवर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, मुद्रा एक आपको पता है कि लोन के फॉर्म में लाया गया था जिसमें कि 3 क्लासिफिकेशन की गई थी कि अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 10 लाख तक का चाहिए या फिर 50 लाख तक का चाहिए या फिर 1 करोड़ तक का चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे लोन लेने का जो है आपका डिवाइड किया गया था शिशु, तरुण और किशोर में, ठीक है। ये 3 टाइप का लोन आपका कैटेगरी रखा गया था जिसमें कि आप लोग अप टू 1 करोड़ तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे। बट आपको पता है कि मुद्रा लोन से मुद्रा जो यहाँ पे बैंक आपका इस्टेब्लिश किया गया था फॉर गिविंग द मुद्रा लोन, तो इस लोन में लेने के लिए जो है 75% से ज़्यादा जो लोन लिया गया है वो विमेन के द्वारा लिया गया है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पीरियडिकली अनाउंस किया गया है ये जो आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, ये जो गारंटी स्कीम है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ठीक है। तो ये हर टाइम जो है ये चीज़ आपका बार बार ये आपका फिर से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी है जिसमें कि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे दिया गया है जिनकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो गई है। साथ ही डिपेंडेंट जो इंश्योर्ड पर्सनस है उनको भी पेंशन देने की बात की गई है अंडर द ESIC, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो डिपेंडेंट इंश्योर्ड पर्सन है उनको भी यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि बेनिफिट ऑन ऑफर क्या क्या है। तो यहाँ पे कैप लगाया गया है 500 करोड़ तक का, जो कि लोन आउटस्टैंडिंग है रिमूव किया गया है। असिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम 40% तक का दिया गया है या फिर 200 करोड़ तक का है, जो भी यहाँ पे कम होगा उतना दिया जाएगा। 100% गारंटीड जो कवर है वो लोन का दिया जाएगा अप टू 2 करोड़ तक, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, नर्सिंग होम वगैरह के लिए अगर इतने खर्चे हुए तो 100% गारंटी कवर किया जाएगा। एडिशनल 10% असिस्टेंस दिया जाएगा और बोरोइंग जो एलिजिबल होगा वो RBI रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 के तहत उनकी टेन्योर 5 ईयर्स है, या पहले 4 ईयर्स था बट अब ये 5 ईयर्स हो गया, यानी कि अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपको इतना फ्रीडम दिया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ स्कीम अगर हम लोग देखें तो इसको 3 ट्रिलियन तक का अप टू 30 सितंबर तक इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये सारे यहाँ पे बातें रखे गए, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका क्रेडिट गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो यहाँ पे एक्ट है, स्कीम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोविड रिलीफ के लिए दिया गया है MSME सेक्टर्स और न्यू बिजनेसेस के लिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, अब ये ग्रीन फाइनेंस का सिस्टम क्या क्या है, तो RBI के द्वारा यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है इसको एज ए मेंबर ये ज्वाइन कर लिए। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RBI की हर एक मूव्स पे आपको नज़र रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एक्चुअली ये पेरिस वन प्लैनेट जो समिट है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उसकी एक ग्रुपिंग है और ये सुपरवाइज करते हैं कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस करें, कि जिससे कि आप देखते हो कि बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कैसे लेकर चलें, साथ ही जो मेन स्ट्रीम फाइनेंस है उसको कैसे मोबिलाइज करें। तो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारी इकॉनमी एक सस्टेनेबल हो, कहीं से भी घाटे में ना जाए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे मिलकर काम करते हैं। आरबीआई के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे मेंबरशिप जैसे अब ले चुके हैं, एज ए मेंबर वो बन चुके हैं, तो इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे क्या होगा कि ग्रीन फाइनेंस में वो ग्लोबल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब ग्रीन फाइनेंस कहने का क्या मतलब है? इट मीन्स कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना। ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करना है, जैसे कि पेड़ पौधे लगाने हैं, ग्रीनरी करना है। जैसे आज के डेट में आप ग्रीन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट देख रहे हो। ग्रीन बिल्डिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ग्रीन पेंटिंग कर देना है बिल्डिंग में। ग्रीन बिल्डिंग कहने का मतलब है कि जैसे आप पूरी फ्लैट देखते हो, चाहे वो कितने भी स्टोरे हो, 60-70 स्टोरे, तो उसमें क्या है कि हर एक बालकनी में जो है ना, ये मैंडेटरी कर देना है कि आपको गार्डनिंग करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूरा ग्रीनरी रहेगा, पूरा आप लोग देखोगे। साथ ही यहाँ पे पब्लिक जो ग्रीन पॉलिसीज़ है उसमें फाइनेंस करना, फिनेंशियल सिस्टम, ग्रीन फिनेंशियल सिस्टम है इसमें फाइनेंस करना। तो ये 3 तरीके का यहाँ पे ग्रीनरी रखा गया है कि पूरी तरीके से क्या होगा कि फोकस किया जाएगा कि हमारे देश में जो पैसे दिए जा रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल यूज़ के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ना कि नॉन सस्टेनेबल के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देखे हो कि ये जो कानून नया लाया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को यहाँ पे हैंडल करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अब ये इफेक्ट में आएगा। और ये नोटिफाई किया गया है 25 फरवरी से कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जो है वो 3 मंथ यहाँ पे उनको दिया जाएगा कि वो कंप्लाई करे जो भी रूल्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो यहाँ पे पावर मिलती है इसमें काम करने का, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 के क्लॉज 2 के तहत यहाँ पे उनको मिलता है, ठीक है। फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या नेसेसरी है जिससे कि ये न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया गया है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। सोशल मीडिया का मिसयूज़ आज भी बढ़ते जा रहा है फॉर स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है हमारे देश में कि इसको कैसे टैकल किया जाए। साथ ही सेकेंड चीज़ है कि जैसे कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन 6% तेज़ी से बढ़ता है एज़ कम्पेरिजन टू द ओरिजिनल न्यूज़। तो इस चीज़ों को कैसे टैकल करना है। साथ ही सेल्फ रेगुलेशन की फेलियर, बहुत बार आप ये देखते हो कि जो इंटरनेट में है, आप यूट्यूब में ही देख लो कि इलीगल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके से जो है कंटेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। आप लोग बहुत गंदी से गंदी वीडियोस भी आप लोग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि फेलियर हो चुका है सेल्फ रेगुलेशन। इट मीन्स कि जो यहाँ पे इंटरमीडिएरीज है, यूट्यूब क्या कर रहे हैं कि सर्वर और हमारे जैसे जो अपलोडर है इनके बीच में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो यहाँ पे जो है सेल्फ रेगुलेशन करने में फेलियर हो गए हैं, तो उनके ऊपर भी अब नकेल कसा जाएगा। तो ये 3 बातें हैं। साथ ही कंसर्न क्या क्या बताया जा रहा है। कंसर्न बताया जा रहा है कि जो इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन है हमारा सोशल मीडिया कंपनीज़ का, ये प्रॉमिस किया जाता था, आज की डेट में ये ब्रेक हो जाएगा। इंड टू इंड इंक्रिप्शन कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, ये एक इंटरमीडियरीज़ है। इंटरमीडियरीज़ किसके बीच में है, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंडर हूँ और रिसीवर है कोई, ठीक है। तो इसके बीच में ये आपका जो है इंटरमीडियरीज़ का काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भेज रही हूँ हाय, तो ये हाय जो रीड किया जाएगा ये ओनली फ्रॉम रिसीवर, जो इसे रिसीव करेंगे वही इस मैसेज को रीड कर पाएंगे। बीच में जब ये आपका जाता है सर्वर में, जब आपका सेव होता है और सर्वर से जब ये आपका रिसीवर तक पहुंचता है, तो इन बिटवीन कोई भी इस मैसेज को ना हैक कर सकता है ना कोई रीड कर सकता है। ये आपका इंड टू इंड इंक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ पे सेंडर है और जो रिसीवर है बस वही इस मैसेज को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में ये कोडिंग फॉर्म में आपका चेंज हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन, जो कि आप व्हाट्सएप में भी देखते हो वो लिखा रहता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इट मीन्स कि ये सेफेस्ट मोड कहा जाता है कि आपकी मैसेज सेफ़ है, जो भी आप कॉन्टेंट यहाँ पे भेज रहे हो वो सब कुछ सेफ़ है। तो ये चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये सारे कानून यहाँ पे लग जाएंगे तो इट मीन्स कि ये चीज़ें ब्रेक हो जाएगी। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस को लेकर, जो कि इस आईटी एक्ट के तहत है।
साथ ही पोटेंशियल है कि जो वेरिफिकेशन डेटा है उसका भी कहीं ना कहीं से मिसयूज़ हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया जा रहा है हमारे देश में, जिसको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2000 बिल 2018 कहा गया है। वो 2018 से पास अभी तक आया है, लेकिन आप समझ जाइए कि 2018 से लेकर आज के डेट में हम लोग 21 में हैं, तो अब तक ये बिल जो है कानून में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आपको एक सवाल का जवाब देना है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि इस बिल को लेकर आ रही है, इस बिल के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए थे, उस कमेटी का नाम बताना है। सेकंड है कि जो हम लोग यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बना रहे हैं, ये कानून हम लोग जो है किस देश का कॉपी कर रहे हैं, तो ये हम लोग यूके का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन का है, जिसका नाम है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और अपने देश में जो है न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक ये कोशिश ही है। लार्ज नंबर ऑफ जो इंटरनेट यूज़र्स हैं इंडिया में, उनको काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि वो इस न्यू तरीके के रूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। सो दीज आर द कंसर्न्स बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ। बट यहाँ पे आप देखो कि इस रूल्स में 3 पार्ट है काम करने का। पहला पार्ट क्या होगा कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस रूल्स में उसको डील किया जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ है, जस्ट लाइक यूट्यूब, जस्ट लाइक आपका गूगल, जस्ट लाइक आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उनके रेगुलेशन के साथ डील किया जाएगा और इसको एडमिनिस्टर करेंगे MeitY, इट मीन्स की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। पार्ट थर्ड में क्या है कि यहाँ पे जो OTT है, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म है। क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि वैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट को अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आप लोग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आप देखते हो, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ देखते हो, तो इसमें भी आप लोग देखते हो कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर आवर यूथ। तो वैसे जो कंटेंट होते हैं उनको रिमूव करने की बात की जाएगी कि यहाँ पे एक कोड ऑफ एथिक्स है और प्रोसीजर है कि इनको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से, जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो उनको भी फिल्म सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जिससे कि वो उसमें अगर कोई ऐसी सीन होती है जो कि दिखाना सही नहीं होता तो उसको कट कर दिया जाता है। सेम अब OTT प्लेटफॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। इसको जो एडमिनिस्टर किया जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री इंक्लूड है, बट कौन कौन मिनिस्ट्री कौन कौन से काम करेंगे। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को हैंडल करना है तो यहाँ पे MeitY आएंगे, लेकिन OTT और ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म को यहाँ पे हैंडल करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आपको फरवरी 2021 की विजन IAS करंट अफेयर्स जो मंथली है उसको आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक ये पॉलिटी में ही था तो पहली टॉपिक यही थी, उसको आप लोग देख सकते हो। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में, तो ये है क्या, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल 3 है ये, जिसको कि यहाँ पे आइसलैंड और जापान के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये पहली बार मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि एशिया में हो रही है। इससे क्या होगा कि जो आर्कटिक साइंस रिसर्च है उसकी वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा और नॉन आर्कटिक जो स्टेट है उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। आर्कटिक स्टेट कौन कौन से होते हैं, देखिए ये हमारा अगर ग्लोब है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर ये आर्कटिक वाला होता है जो कि नॉर्थ पोल में कंप्राइजेज है, एंड नीचे आपको अंटार्कटिक देखने को मिलेगा जो कि साउथ पोल में देखने को मिलता है। तो ये आर्कटिक जो स्टेट होते हैं इसमें आपको ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अलास्का, रशिया, कनाडा, ये सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके अलावा जो कंट्री है इन एशिया वो यहाँ पे इसको हेल्ड करेंगे मीटिंग। पहला और जो दूसरा हुआ था वो USA में हुआ था 2016 में, और सेकंड जो हुई थी वो जर्मनी में 2018 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें एकेडमिया है, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है, जो कि बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके से आर्कटिक रीजन को इन्हांस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, तो नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक है। चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनके लिए एक रिपोर्ट निकल कर आया, बट द बेस्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये रिपोर्ट रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, तो ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव है, जो कि साथ मिलकर एनुअल ग्लोबल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक लेकर आए हैं। अब देखते हैं इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स है जो कि 2020 के एंड तक रोड पे आ चुके हैं, जो कि आज के डेट में करंट मार्केट शेयर का देखें तो ओनली 2.5% है। अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेलरेट करेगी, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो हो, तो ग्लोबल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर रीच कर पाएगा, यानी कि 2.5% से ये 12% तक बढ़ सकता है। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जो एनर्जी एक्सेस है, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, इसको इंश्योर करना है सबको बाय 2030, और एफर्ट्स लेकर आना है कि हमारा जो इमिशन है एयर पॉल्यूटेंट्स का,
आज के डेट में जो आप व्हीकल ड्राइव करते हो, राइड करते हो, तो उसमें आप लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आपको पता है कि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बहुत इमिट होता है। जो भी गैसेस है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सारे जो हार्मफुल गैसेस है ये बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं, जिसके कारण हमारी जो एयर पॉल्यूटेंट है वो बढ़ते जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि हमारी जो नॉर्म्स है, हमें जो ग्लोबल इमिशन कम करनी है उसमें हम लोग हेल्प कर सके। साथ ही जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल है कि हमें 1.5% डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें ग्लोबल टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए हम लोग को ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। फैक्टर्स क्या क्या होंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग सपोर्ट करें? तो सबसे पहला है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए हर एक देश में। एडिशनल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले जितने भी कंपनीज़ हैं उनको एडिशनल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि अभी शायद एसयूवी ऐसी पहली व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी है। सॉरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है, बट कोई नहीं, एडिशनल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। साथ ही नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मॉडल है वो यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो बैटरी की कॉस्ट है, मेनली तो ये बैटरी से चलने वाली है, तो बैटरी की कॉस्ट यहाँ पे कम करना होगा। और इसके लिए हम लोग लिथियम आयन बैटरी को प्रमोट कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, विच इज़ वेरी चीप, विच इज़ वेरी लाइटर इन वेट, और ये सेफ़ भी है। लंबे टाइम तक आपको जो है बैटरी का मीन्स बैटरी मोड, सेविंग मोड भी देता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। 5 मेजर बैटरीज है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है। सबसे पहला है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। आज के डेट में जब आप चलते हो रोड पे तो पेट्रोल की कमी होती है, तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, बट अगर चार्जिंग कम होगा तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसी तरीके से बनाना होगा। साथ ही करंट वेराइटीज़ है जो कि आज के डेट में मार्केट डिमांड को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखोगे कि 10 में से सिर्फ एक ही इंसान होगा जो कि इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाथ रेज़ करेंगे, हैंड रेज़ करेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इस तरीके के आज के डेट में हमें फैसिलिटी नहीं दिखती है। अगर फैसिलिटी दिखने को मिल जाएगा तो कोई भी इसके लिए पीछे नहीं हटेगा। साथ ही इनिशियल कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड होना चाहिए। ऑपरेशनल इश्यूज़ है, यानी कि लॉन्ग चार्जिंग टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ही चार्ज खत्म हो जाए। साथ ही साथ अनसर्टेन और अंडर डेवलप्ड जो पॉलिसी लैंडस्केप है उस पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के बारे में देख लीजिए। ये एक मल्टी गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के तहत इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। 15 कंट्रीज़ है आज की डेट में जो कि इस इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि हम लोग भी है, भारत भी है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें आप देखो कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरे वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करें और अडॉप्ट करवाएं। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 है, जिसमें कि एटलीस्ट 30% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको सेल होना चाहिए, बिकना चाहिए 2030 तक। ये एक मुहिम चलाया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल 30। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट सिटी प्रोग्राम है, जो कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है आपका ग्लोबल सिटीज़ का, जो कि यहाँ पे कैसे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसकी कम्युनिकेट और कॉपरेट ये बढ़ सके, इस चीज़ को यहाँ पे इन्हांस करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइसबर्ग है वो ब्रेक ऑफ हो चुका है अंटार्कटिक में। दिस इज़ अगेन वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि आप देखो कि आइसबर्ग जो बड़े बड़े आपको अंटार्कटिक रीजन में पूरे आइस की शीट देखने को मिलती है, ये A76 है, जिसको मेज़र किया गया था 170 किलोमीटर लॉन्ग है, 25 किलोमीटर ये वाइड है। ये वेस्टर्न साइड से जो रॉनी आइस शेल्फ आपको अंटार्कटिक में देखने को मिलेगा ना, वो वेस्टर्न साइड से वो टूट चुका है। अब ये फ्लोट हो रहा है यहाँ पे वेडल सी में। अंटार्कटिक आइस शीट्स आप देखो क्योंकि बहुत तेज़ी से गर्म होते जा रहे हैं। आप देखते हो कि आज के डेट में टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, तो हमारी प्लैनेट गर्म हो रही है, जिसके कारण जो है ये स्नो अंदर ही अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, और आइस कवर भी, जिसके कारण ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ एक रिसेंट रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो अंटार्कटिक है वो अब यहाँ पे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, यानी कि 2060 तक ऐसा समय आएगा जब अंटार्कटिक में इतने बड़े बड़े आइस शीट्स हैं ना, वो भी पिघल जाएंगे। तो टिपिंग पॉइंट कहने का मतलब है कि एक थ्रेशोल्ड है, यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर अब वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 9 टिपिंग पॉइंट कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। और 9 टिपिंग पॉइंट क्या है, तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे आप देखने को मिलता है कि वहाँ पे जंगलों में आग लग रही है। आर्कटिक सी आइस है, आर्कटिक रीजन में भी आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है। आइसलैंड के तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि गायब हो चुके हैं, सबमर्ज्ड होते जा रहे हैं। अटलांटिक सर्कुलेशन है, बोरियल फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ग्रीनलैंड आइस शीट्स है, परमाफ्रॉस्ट है, जो आप देखते हो कि परमाफ्रॉस्ट कहने का मतलब है कि ऐसा एरिया जो कि 2-3 साल तक जो है पूरी तरीके से जमा हुआ है, एकदम नेगेटिव 0 टेम्परेचर या उससे भी नेगेटिव टेम्परेचर में है, बट ये चीज़ें अब यहाँ पे कम हो पा रही है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है जो कि टूट के यहाँ पे आपका जो है मेल्ट हो रहा है। पार्ट ऑफ ईस्ट अंटार्कटिक है। तो ये 9 टिपिंग पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है।
अंटार्कटिक में जो मेल्टिंग है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारे जैसे हम जैसे जो ह्यूमन बींग हैं, इन हमारे द्वारा ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है? जैसे हम लोग ये व्हीकल लेकर रोड पे निकल जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा गंदा धुआं निकलता है, ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। हम लोग नॉर्थ में है, साउथ में है और सोचते हैं कि हमारे द्वारा जो ये थोड़ा गर्मी हो जा रही है तो इससे कहीं किसी को इफ़ेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट आप समझिए कि हर एक दिन की जो हमारी इस तरीके का काम कर रहे हैं हम लोग, तो उससे जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। साथ ही शिफ्टिंग जो विंड पैटर्न है ये देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट है जिसमें कि अंटार्कटिक में आप देखो कि 90% जो प्लैनेट की आइस है वो इनफ है कि यहाँ पे आपका ग्लोबल सी लेवल जो है वो 200 फीट आपका बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियस है कि जो ग्लेशियर पिघल कर आपके मेल्ट हो रहे हैं तो उससे सी लेवल राइज हो रही है। सी लेवल राइज होने से आप कोस्टल रीजन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहाँ पे पानी भर जा रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज हो जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है एक्शन क्या क्या लिया जा रहा है जिससे कि अंटार्कटिक क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरीके से। और इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल अगर हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी में देखें तो इंडिया के द्वारा 3 रिसर्च स्टेशन है। क्या क्या है? दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, जो कि अब तक ये काम कर रहे हैं। तो ये तीनों याद रखना है जो कि हमारा अंटार्कटिक में है। अंटार्कटिक ट्रीटी पार्टीज़ भी है जो कि आप देखो काफ़ी यहाँ पे ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें। साथ ही क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी भी है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे प्रोटेक्टिंग एरियाज़ को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जैसे रॉस सी हो गया, बायो सिक्योरिटीज़ मेजर्स हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अंटार्कटिक रीजन आप लोग देख सकते हो इस तरीके का। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आप देखिए अंटार्कटिक की मैप आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वेडल सी आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। ये अंटार्कटिक पेनिसुला है। पेनिसुला कहने का मतलब है कि ऐसा ज़मीन जो कि 3 साइड से पानी से घिरा है। साथ ही यहाँ पे माउंट विंसन है एंड देन वोस्टोक स्टेशन है। थॉटियर ग्लेशियर है। थॉटियर ग्लेशियर आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भी आज के डेट में मेल्ट कर रहा है। तो इसका एक और नाम है, शुभ नाम है ये, अगर आप लोग को याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। यूनियन ग्लेशियर है। साथ ही साथ ये दक्षिण गंगोत्री हमारा जो रिसर्च स्टेशन है वो आप अंटार्कटिक में देख सकते हो कहाँ कहाँ है। दिस इज़ दक्षिण गंगोत्री एंड देन मैत्री एंड देन भारती, ये 3 जो है काम कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि आर्कटिक रीजन में हमारा जो रिसर्च स्टेशन एक ही है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग कल फिर नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। 5D डीप एक्सपेडिशन है, इनके साथ स्टार्ट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो यहाँ पे बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।